हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके गुलशन लाइब्रेरी में। आज हम किताब के पन्नों को निकाल कर आधुनिक इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में यानी कि मध्य पूर्व ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में जो सिर्फ टीवी पे दिखाई नहीं दे रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक के रूप में सामने आया है। भारत जैसे देश के लिए यह बेहद इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन बैठा हुआ है। यह बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि आज के वॉरफेयर में बहुत सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाए। आज के इस क्लास में हम इसी 5 मुद्दे को डिस्कस करेंगे जिससे कि भारत क्या सीख सकता है ये ईरान और इजराइल के वॉर से। तो चलिए शुरू करते हुए देखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या होता है आगे। सबसे पहला अवैध वायु प्रणाली का बात करते हैं, जिसमें कि एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे। इजराइल के पास जैसा कि हमें आयरन डोम सिस्टम है, और आयरन डोम सिस्टम एक तरीके से जैसे इस तरफ से मिसाइल जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आधे रास्ते में आकर ही फटता है। सामने से टकराने के बाद नहीं फटता है, वो बीच बीच में जब यहाँ जाता है उसके बाद फटता है। पूरे दुनिया को लग रहा था कि ईरान जिस तरीके से मिसाइल मार रहा है पूरे इजराइल को तबाह कर देगा, जिसमें कि स्कूल हो गया, उसकी बुनियादी ढांचे, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गया, आम लोग को बहुत खतरा हो सकता था। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर ईरान के लगभग 99% मिसाइलें को हवा में ही डिटेक्ट कर दिया है और हवा में ही मार गिरा है, जिससे कि नुकसान होने की संभावना बहुत 1% ही बचा था। और भारत इसी तौर पे भारत के पास S-400 है जो कि रसिया का दिया हुआ है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना चाहिए। S-400 और फिर आकाश मिसाइल के जैसा और मजबूत करना चाहिए, ताकि जैसे आज ईरान के 99% मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट कर लिया गया है, ठीक वैसे ही इंडिया भी अपनी S-400 और आकाश मिसाइल के तहत इस चीज़ों को टैकल कर सकता है। प्रोजेक्ट कुछ भी तैयार हो रहा है जो कि भारत अपना आयरन डोम बनाएगा, जिससे कि जल्द से जल्द तैयार होगा। और यह बेहद ज़रूरी है कि भारत एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना है, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि दोनों देश एक साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला कर दे। और भारत का विशाल बॉर्डर है और पूरे विश्व में 7वां स्थान पे बाउंड्री के रूप में आता है। तो यह बेहद आवश्यक है कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को इतना तगड़ा लेवल का बना दे कि आने वाले किसी भी तरीके से चाइना या फिर पाकिस्तान, बीच में अभी बांग्लादेश भी कुछ थोड़ा बहुत कर रहा है, चीज़ों को आराम से टैकल किया जा सकता है। इजराइल की बात करें तो इजराइल छोटा सा देश है, जिससे कि अपने पूरे शहर को आयरन डोम मिसाइल से या फिर US की मदद से वो चीज़ों को सिक्योर कर सकता है। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत को यह ज़रूरी है कि भारत अपने सिस्टम को और मजबूत करें। आगे की हम बात करें जो कि सस्ता वॉरफेयर और महंगाई, इस तरीके में बात करते हैं। जैसा कि ईरान के द्वारा शाहिद ड्रोन चलाया जाता है। शाहिद ड्रोन क्या होता है, इसका कि 20 से 50 हज़ार डॉलर तक का ही कीमत होता है। लेकिन वही जो इजराइल और US वो इसे डिटेक्ट करने के लिए या फिर इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल मारता है काफ़ी कॉस्टली होता है। और यही कारण है कि दुश्मन पैसे से ही कमज़ोर हो जाएगा। इसे ही कामिकाजी ड्रोन या फिर कामिकाजी ड्रोन कहा जाता है। इसे सुसाइडल ड्रोन भी कहा जाता है, जो कि ईरान के द्वारा बार बार हमला किया जाता है। तो यह बेहद आवश्यक है कि भारत भी अपने सिस्टम को इतना और मजबूत करे, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर छोटे मिसाइलों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिसाइल ना अटैक किया जा सके। भारत अपने आकाश तीर के मिसाइल से या फिर ड्रोन को भी किसी भी तरीक़ों को करने के लिए वह इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि महज 20 से 50 हज़ार का शाहिद 136 ड्रोन आता है। इसे सुसाइडर या कामाकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। इसकी कीमत, इसको डिटेक्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है। भारत इसे यह सबक सीख सकता है कि भारत एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस मिसाइल की जगह लेज़र हथियार, जैसे कि भारत प्रोजेक्ट दुर्गा 2 के तहत बना रहा है, साथ में जैमिंग सिस्टम भी लगा सकता है। और आगे हम बात करें तो बिजली की मदद से सिग्नल ब्लॉक करके बिना कोई पैसा खर्च किए दुश्मन को ड्रोन हवा में ही निष्क्रिय किया जा सकता है। या फिर यानी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर भारत के अंदर कोई आ रहा है या फिर चाइना की तरफ से कोई किसी प्रकार का भी ड्रोन आ रहा है तो उसे रास्ते में ही ख़त्म किया जा सकता है, जिससे कि भारत के ऊपर बाउंड्री या फिर भारत के अंदर स्टेट में किसी भी राज्य में किसी प्रकार का क्षति होने से बच सकता है। और हम आगे की बात करते हैं जिसमें कि प्रॉक्सी या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर। ईरान ऐसा करता है कि ईरान अपने डायरेक्ट वो वॉर में नहीं आता है। ईरान जैसे कि यहाँ पे यमन में हो गया, यहाँ पे सीरिया में हो गया, इस तरफ क्या होता है कि कहीं पे हूती विद्रोही है तो फिर सीरिया में, लेबनान में, इन सब में ईरान के द्वारा ही पाला गया एक तरीके से, जिसमें कि हूती हो गया, हिजबुल्ला हो गया, ये सभी ऐसे प्रॉक्सी तरीके से वॉर करता है। और यह धीरे धीरे उसके आंतरिक में ही जाकर हमला करता है। या फिर यहाँ से जैसे अपने पिछले जब स्टार्ट वॉर हुआ था तो यमन से ही हूती विद्रोही यहाँ से मिसाइल मारा था, जो कि
इसराइल के ऊपर। तो ऐसा सेम ऐसा ही करता है, यहाँ लेबनान से भी आता है। आपने अभी बार बार सुन रहा हो कि वॉर ना रुकने का कारण एक लेबनान भी रहा है, क्योंकि इसराइल द्वारा बार बार लेबनान पे हमला किया जाता है और लेबनान अपने ईरान इसराइल के हमले पे हट नहीं रहा है। और ईरान और इसराइल के शर्त में जो आया था कि हम वॉर को ख़त्म कर देंगे, उसमें यह भी था कि लेबनान के ऊपर इसराइल हमला ना करे। लेकिन इसराइल का कहना है कि अगर हम लेबनान के ऊपर हमला नहीं करेंगे तो लेबनान हमारे ऊपर हमला कर देगा हिजबुल्लाह के माध्यम से। तो ऐसा ही रहा है, जैसे जैसे इसे नॉन स्टेट एक्टर्स बोलते हैं, अपने विरोधियों को अंदर से ही अंदर ख़त्म कर देता है या फिर कमज़ोर कर देता है, जिससे कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि वो पूरे तरीके से हमला कर सके। और इसमें ये रहता है कि बड़ा जो देश होता है, जैसे ईरान जैसा देश है, उसके ऊपर डायरेक्ट भी कोई नहीं बोल सकता कि ईरान या वॉर करवा रहा है या फिर कोई और देश करवा रहा है। ये छोटे छोटे ग्रुप होता है जो कि किसी भी देश में रह सकता है, वहाँ से डायरेक्ट हमला करेगा। ठीक भारत की बात करें तो भारत भी अपना काफ़ी समय से आतंकवाद की चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन अब खतरा बढ़ गया। भविष्य में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ अटैक हो सकता है। फेक न्यूज़ हो गया, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाना या फिर देश के अंदर आंतरिक असंतोष पैदा करना, इन सब चीज़ों का लगातार कोशिश किया जाता रहा है। आपने हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान या फिर चीन की तरफ से बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा दिखाया गया कि बहुत सारे फाइटर जेट गिर गए या फिर यहाँ पे हमला कर दिया, यहाँ पे अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उस टाइम क्या रहा कि साइबर वॉरफेयर में पाकिस्तान जीत गया, लेकिन जब बाद में रिजल्ट आया तो उसमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान जो जितना भी झूठ फैला रहा था वो सामने आते गया धीरे धीरे निकल कर। तो इन सब चीज़ों पर भारत थोड़ा सा पिछड़ गया। आने वाले समय में भारत को इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे भारत की एजेंसियाँ हैं, जिसमें कि खुफिया एजेंसी की बात करें तो रॉ हो गया, आईबी हो गया। आईबी जो कि देश के अंदर ही रहकर काम करता है, और रॉ की बात करते तो रॉ के देश के बाहर जाकर काम करता है। इन सबको बहुत और मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले टाइम में हम इन सब चीज़ों के ऊपर बचा जा सकते हैं। साइबर अटैक, फेक न्यूज़, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाना, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देख सकते हैं। इन चीज़ों को समझते हुए हम यह भी देखें कि जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो वहाँ पे आतंकवाद के ऊपर हमला किया था भारत, लेकिन पाकिस्तान यह कहने में कहता रहा हमेशा कि भारत पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को मार रहा है या फिर चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं रहा। भारत ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सभी जितना भी देश होगा या फिर कोई भी राज्य होगा, हर किसी को भारत बख्शने वाला नहीं है। तो ऐसा दिखा है कि इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और आने वाले टाइम में अपने प्रॉक्सीज़ को मजबूत किया जाएगा। हाल ही में भारत के द्वारा यह भी देखा गया है कि अफगानिस्तान को मदद देकर, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बॉर्डर के ऊपर बहुत सारा क्लैशेज चलते रहता है, तो यह भी देखने को मिला है कि भारत अफगानिस्तान को मदद करके अपने प्रॉक्सी या फिर इस तरीके का दोस्त तैयार कर सकता है जो कि आने वाले टाइम में भारत का मदद करे और देश को खोखला भी किया जा सकता है। जैसे कि हाल ही में पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर बहुत सारा संघर्ष चल रहा है, यहाँ पे पीओके में बहुत सारा संघर्ष चल रहा है, तो ऐसा देखने को मिला है। तो हमारे लिए वो बहुत फ़ायदा है और अच्छा है कि देश अब पाकिस्तान जैसा देश खुद अंदर से ही कमज़ोर हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो चाइना सीपीसी कॉरिडोर लेकर जा रहा है उसके ऊपर भी अटकलें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि बलूचिस्तान जब से यह घोषणा किया है कि वो आज़ाद हो गया और उसने अपना झंडा और अपना राष्ट्रगान भी लॉन्च कर दिया है। उसने कहा है कि बलूचिस्तान के लगभग 80% हिस्सों पर हमने कब्जा कर लिया है। तो यह बेहद भारत के लिए आवश्यक है कि अपने प्रॉक्सीज़ को तैयार करना और भारत इससे आगे निकल सकता है। आगे हम बात करें तो गोला बारूद की बात करते हैं, जिसमें कि भारत या दुनिया देख रही है कि आधुनिक युद्धों में जहाँ पर भी पहले आज के दौर में डायरेक्ट सेना किसी देश के अंदर नहीं उतारा जा रहा है। वो पहले वॉर होता था कि जाकर लाठी से या फिर गोले बारूद से, बंदूकें से जाकर लड़ते थे। आज के टाइम में ये हो चुका है कि किसी और दूसरे देश से ही रहकर, अपने देश के अंदर से रहकर मिसाइल किसी अन्य कंट्री पर मार दिया जा रहा है। हाल ही में हमने ईरान और इजराइल के वॉर में भी देखा, यूएस के वॉर में देखा, और साथ में हमने रशिया यूक्रेन के वॉर में भी देखा कि रशिया या फिर यूक्रेन हो गया जो अपने देश से ही मिसाइल मार रहा है किसी अपने दुश्मन के ऊपर। तो यह भारत के लिए बेहद आवश्यक है कि भारत अपने हथियार को अपने मेक इन इंडिया के तहत बनाए और भारत पूरे विश्व का लगभग भारत अपने ज़रूरतों का लगभग 70 से 80% आयात ही करता था। आज के दौर में भारत को यह ज़रूरी हो गया कि अपने मेक इन इंडिया के तहत भारत अपनी मिसाइलों को तैयार करे और आने वाले टाइम में इस चीज़ से तैयार रहे। भारत को 100% आत्मनिर्भर बनना होगा और साथ ही भारत को 30 से 35 दिनों का तीव्र भीषण युद्ध, यानी कि लगातार वॉर चल रहा हो 24/7, इस स्थिति में भारत के पास इतना गोला बारूद होना चाहिए, बैकअप इस तरीके का होना चाहिए कि आराम से 30 से 45 दिन वॉर कर सकता है। और इसमें बात करें तो भारत सिर्फ सरकारी कंपनियों के ऊपर भी निर्भर ना रहकर आज
निजी कंपनी को भी, ये सब प्राइवेट सेक्टर को भी देने का कार्य करे, जिससे कि और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे। जिससे यह होगा कि भारत अपने ज़रूरतों को प्राइवेट सेक्टर या फिर सरकारी सेक्टरों के माध्यम से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। सब पूरा दुनिया जानता है कि भारत अभी जब से रूस और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले भारत ही विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश में रहा है। तो इसलिए बेहद आवश्यक है कि जैसे स्थिति में आज के दौर में अगर किसी के पास तीव्र भीषण युद्ध के लिए बैकअप नहीं रहेगा तो वो युद्ध में अपने आप पिछड़ जाएगा। तो यह बेहद आवश्यक है कि ऐसा बैकअप हो। आगे हम बात करें तो तेल कूटनीति की बात करते हैं, जिसमें कि हाल ही में हमें देखने को मिला है कि जब मिडिल ईस्ट में युद्ध वॉर स्टार्ट हुआ, जब से तेल का प्राइस बहुत हाई गया हुआ है। इसमें एक चीज़ और हम बात करें, जिसमें कि क्रूड ऑयल वाले देश, रशिया वॉर में उलझा पड़ा है। मिडिल ईस्ट में वॉर है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, सभी देश उलझे पड़े हैं युद्ध में। तो यह भारत के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत अपने ज़रूरतों का 80% तेल दूसरे देश से आयात करता है। तो भारत के लिए यह ज़रूरी है कि भारत महंगे तेलों को नियंत्रण में रखने के लिए भारत किसी अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए रखे और कि किसी अन्य देशों के साथ भी अपना तेल या फिर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कर सके। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत में महंगाई चरम सीमा पर बढ़ जाएगी और लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। जैसा कि हाल ही में हमने जब वॉर हुआ था तो उस टाइम देखा था गैस, एलपीजी का सिलेंडर वगैरह का रेट बहुत हाई जा चुका था। यह बेहद ज़रूरी है। और भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भी बढ़ाना होगा, उसकी संख्या को दोगुना करना होगा, क्योंकि भारत फ़िलहाल अभी कम है। तो भारत को और ज़्यादा दिन तक 60 से 70 दिनों तक करना ही होगा। और हम भारत के रिलेशन की बात करें तो वो रूस से भी अपना अच्छा रिश्ता रखता है। रूस के साथ भी हम अपना तेल को आयात कर रहे हैं। साथ में जितने भी गल्फ़ कंट्री उसके साथ भी अच्छा रहा है। यूएसए के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा रहा है, जिससे कि हमें आने वाले समय में समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है कि जब से ट्रंप आए, जब से पूरे अर्थव्यवस्था को भूचाल आ चुका है, क्योंकि आज के दौर में विश्व में करीब 2 ऐसे युद्ध लड़ा जा रहा है जिसका कि अंत होना कब होगा इसका पता नहीं है। तो यह बेहद ज़रूरी है कि भारत अपने रिलेशन को मल्टी डायमेंशनल करके चले, जिससे कि आने वाले समय में समस्या ना हो और अपने भविष्य के भंडारों को बढ़ाए। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल का संघर्ष हमें सिर्फ यह सिखाता है कि आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून है यानी कि यूएन है, यूनाइटेड नेशन की बात करें, वह भी संस्थाएं ऐसी हो चुकी है कि जो कि पूरे देश में शांति के लिए बहाल हुआ था। जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, जब से यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि यूएन आकर, यूनाइटेड नेशन आकर पूरे विश्व में शांति का माहौल बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कि हाल ही में हमें देखने को मिला है कि रूस और यूक्रेन का वॉर, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है। तो यह बेहद आवश्यक है कि भारत अपने शांति के लिए शक्ति का रास्ता जाता है, जिससे कि चाणक्य सबसे बड़ा सिद्धांत दिया था कि अगर आपको शांति चाहिए तो आप सबसे पहले शक्ति अर्जित करिए। शक्ति से ही यह रास्ता गुजरे, तभी किसी देश में शांति बनी रहेगी। आज के इस क्लास में हमने करीब 5 ऐसे चीज़ों को डिस्कस किया, जिससे कि भारत आने वाले टाइम में सीख सकता है। यहाँ पे अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो गुलशन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।